सूचना का अधिकार मतलब इसमें शामिल है कि जो आप सूचनाएं मांग रहे हैं किसके बारे में मांग सकते हैं, किसके बारे में नहीं मांग सकते हैं, इत्यादि इत्यादि के बारे में जितनी जानकारी है जो हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जितनी जानकारी हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी उतनी ही बात है कि सूचना के अधिकार में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलग से धारा 3, जैसे आप SC/ST एक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें अपराध अलग से पढ़ना था कि धारा 3 SC/ST के खिलाफ क्या अपराध है ये पढ़ना था। आप उसके आगे पहले सिविल अधिकार पढ़ रहे थे तो धारा 3 सिविल अधिकार क्या होता है ये बताते। वैसे ही सूचना का अधिकार क्या है, इसमें किसके खिलाफ सूचनाएं मांगी जा सकती हैं, किसके खिलाफ नहीं मांगी जा सकती, ये सब लिखा गया किसमें, धारा 3 में। हमें उसके डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कतई न पूछा जाएगा न कभी आएगा। लिखिए धारा 4, लोक प्राधिकरण के कर्तव्य। लोक प्राधिकरण के कर्तव्य, ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी के क्या ऑब्लिगेशन होंगे, क्या क्या दायित्व होगा, क्या कर्तव्य होगा, वो सब इसमें लिखा गया है कि उसको हर चीज़ का डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, जितने भी डेटा हैं वो सब मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई डेटा मेंटेन कर करके उसने रिकॉर्ड में रखा हुआ है और कोई व्यक्ति मांग रहा है तो उसको वो डेटा रिटर्न करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखा गया, तो इसमें लिख लीजिए इसके तहत शामिल हैं। पहला डेटा का प्रबंधन, हिंदी में डाटा लिखते हैं, अंग्रेजी में डेटा बोलते हैं। डाटा का सही प्रबंधन, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द डेटा। मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द डेटा। डाटा का वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन ऑफ द डेटा। कैटेगराइजेशन ऑफ द डेटा। सब निश्चित समय सीमा में, निश्चित समय सीमा में, तीसरा निश्चित समय सीमा में रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन। Computerization of the record within certain time period, या reasonable time. Computerization of the record in reasonable time. Next, यह सुनिश्चित करना कि डेटा आसानी से तथा उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कॉमा मांगे जाने पर कॉमा के बाद मांगे जाने पर दिया जा सके। अंग्रेजी रूपांतरण, इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर कनेक्टेड थ्रू a network for easy access, connected through a network for easy access, comma network for easy access, comma subject to availability of the resources. कुल मुद्दे की बात मैं समझा देता हूँ कि ये सब कहानी साधारण सी बात है। ये होता क्या है, आपको ये सब लिख लिए होंगे, आपको सब समझ में आ गया होगा, पर आपको लग रहा होगा कि एग्ज़ाम के लिए क्या महत्वपूर्ण पॉइंट और क्यों पूछा जाएगा। असल में जब आप अधिकारी बनेंगे तब ज़्यादा बेहतर ही समझ में आएगा कि धारा 4 क्या कहता है।
जो भी लोग आरटीआई के काम करते हैं, हर ऑफिस में एक आरटीआई ऑफिसर रहता है जो आरटीआई का काम करेगा, जवाब देने का काम करता है। जैसे सीपीआरओ, पीआरओ इत्यादि के पोस्ट होते हैं, पब्लिक रिस्पांस ऑफिसर या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो इन सब का काम है डेटा उपलब्ध करवाना। इनके पास 17 इंडेक्स होते हैं, 17 तरह के खाने बने होते हैं और उन 17 तरह के खानों में इनको डेटा भरना है। तो वही कह रहा है कि डेटा का सही वर्गीकरण करना है कि कौन सा डेटा किस खाने में जाएगा। ठीक, कह रहे सही प्रबंधन होना चाहिए कि डेटा आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आधा अधूरा डेटा आप लेकर के आए हैं कि 17 में से 9 भरा है, 8 नहीं भरा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो डेटा का सही वर्गीकरण करना है, सही प्रबंधन करना है। तो 17 इंडिसेज हैं, इन इंडिसेज में 17 इंडिसेज हैं और इन इंडिसेज में 17 खाने बने रहते हैं और इन सब में आपको डेटा को फिल करना रहता है। तो ये काम है लोक अधिकारी का। फिर एक बार आपने इसको फिल किया तो उसको प्रॉपर कंप्यूटराइजेशन करना है सो दैट कि ईजिली अवेलेबल हो सके, ईजिली एक्सेस होके। पता चला कि आपको डेटा किसी राज्यसभा या विधानसभा के किसी सांसद ने मांगा कि बताइए बिलासपुर में कितने प्रधानमंत्री आवास योजना आपने दिया है, और आप फिर बिलासपुर के हर ब्लॉक और हर पंचायत और हर तहसील में जाके ढूंढने लगे, तो पूछा आज गया है और बताएंगे अगले साल, तब तक सरकार बदल जाएगी ना, पलट जाएगी। तो आपको ये प्रॉपर इसका कंप्यूटराइजेशन करना है ताकि ये इजीली एक्सेस हो, इजीली अवेलेबल हो, इसलिए ये धारा 4 इसके अंदर लगाया गया है। ठीक, दिन लिखिए धारा 5। लोक सूचना अधिकारी के पद, लोक सूचना अधिकारी का पद धारा 5 में आता है। लोक सूचना अधिकारी का पद आता है धारा 5 में। अंग्रेजी रूपांतरण डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। देखो इसका नाम है पीआईओ। मैंने अभी कहा ना कि हर ऑफिस में एक व्यक्ति होगा जिसका काम है डेटा को उपलब्ध करवाना, पीआईओ होता है। अब इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ भी आप पीआरओ, सीपीआरओ, दुनिया तमाम जो भी आप कहते होंगे, पर इसका असली उद्देश्य क्या है? पीआईओ है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही है, लोक सूचना अधिकारी है। इसका काम ही क्या है? जनता को सूचना देना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। सरकार जहां पर भी जो भी अधिनियम आरटीआई हुआ क्या कि आरटीआई अचानक से 2005 में जब लाया गया, आरटीआई एक्ट 2005 में जब लाया गया, तो अभी भारत की सरकार इसके लिए हर ऑफिस में तो सूचनाएं इकट्ठा नहीं थी, कंप्यूटराइज्ड नहीं था। सूचनाएं अगर कंप्यूटराइज्ड हैं तो उपलब्ध करवाने वाला एक डेजिग्नेटेड व्यक्ति नहीं था। वहाँ पर 50 अधिकारी हैं तो सूचना एक से मांगो तो वो कह रहे हैं कि फलाने साहब देंगे, फिर फलाने साहब से कहो ढिमकाने साहब देंगे। तो ऐसा कुछ चल रहा था। तो ऐसा नहीं कि आरटीआई एक्ट पहली बार 2005 में लाया गया, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आरटीआई एक्ट पहले आ चुका था। आरटीआई एक्ट 2002-2003 में वाजपेयी की सरकार ने लाया हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, पर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो गया। वो जल्दीबाजी में लेकर के आए थे लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो उसमें यही दिक्कत आ रही थी कि कोई अधिकारी तय नहीं था कि कौन सूचना उपलब्ध करवाएगा, और इसलिए वो जो सूचना का अधिकार जिस उद्देश्य से लाया गया था वो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। सो फाइनली जब 2005 में एक्ट लाया गया तो इस एक्ट में प्रावधान रखा गया कि जैसे ही इस एक्ट को लागू करेंगे, लागू करने के 100 दिन के भीतर ही आपको क्या करना पड़ेगा? 100 दिन के भीतर एक पीआईओ उसके अंदर डेजिग्नेट करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को पीआईओ बनाना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति को पीआईओ बनाया गया 100 दिन के भीतर। यह बात किसने करी? धारा 5 में रखा गया कि 100 दिन के भीतर डेजिग्नेट किया गया। तो बस इसमें बस इतनी सी एक लाइन लिख लीजिए कि आरटीआई अधिनियम के लागू होने के आरटीआई अधिनियम लागू होने के 100 दिन के भीतर सभी सरकारी विभाग में जितनी आवश्यकता थी उतनी संख्या में, सभी सरकारी विभाग में जितनी आवश्यकता थी उतनी संख्या में
पीआईओ को नियुक्त करना, उतनी संख्या में पीआईओ को नियुक्त करना अनिवार्य किया गया, अनिवार्य किया गया। लिखिए अंग्रेजी रूपांतरण। एवरी पब्लिक अथॉरिटी, every public authority is expected to must designate within 100 days, expected to must designate within 100 days of enactment of RTI Act, within 100 days of enactment of RTI Act 2005, as many officers as needed, as many officers as needed। देखो इसमें धारा में कई सारी चीज़ें हैं। धारा 5(1) कहता है कि भैया जितने पीआईओ हो सकें उतने पीआईओ को क्या करो, नियुक्त करो। इसमें भी ए बी सी डी करके धारा 5(1) का ए, 5(1) का बी, 5(1) का सी। तो इसमें रखा गया कि पहले को ढेर सारे पीआईओ को अपॉइंट करो, इनको असिस्ट करने के लिए ए पीआईओ नियुक्त करो, असिस्टेंट पीआईओ नियुक्त करो इनको असिस्ट करने के लिए। तो इनको असिस्ट कौन करता है, एपीआईओ करता है, असिस्टेंट पीआईओ। पीआईओ कौन है, लोक सूचना अधिकारी ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी। तो पहले पीआईओ की नियुक्ति की गई, फिर इनको सपोर्ट करने के लिए एपीआईओ होगा। एपीआईओ के अलावा अदर ऑफिसर्स होंगे, क्योंकि इसका काम तो है सूचना देना, इसका काम तो है नारायण नारायण करके सूचना देना, पर हर विभाग में घूमने के लिए इसका काम है। पर हर विभाग से जानकारी देने वाला एक व्यक्ति तो अलग होगा ना। जैसे मान लो कि स्वास्थ्य विभाग की जानकारी देना है, तो स्वास्थ्य विभाग की जानकारी तो ठीक, स्वास्थ्य विभाग की अगर जानकारी देना है तो स्वास्थ्य विभाग वाले अधिकारी की जरूरत पड़ेगी ना। यह ठीक बात है कि सूचना यही वाला व्यक्ति देगा। अगर मैंने सूचना मांगी है तो मुझको सूचना तो यही देंगे, ये नहीं देंगे तो उनके जगह असिस्टेंट देगा। लेकिन इनको सूचना कौन देगा, ये भी तो अपने विभाग में सूचनाएं निकालेंगे। तो हर डिपार्टमेंट में अदर ऑफिसर्स को भी डेजिग्नेट किया गया, और ये पूरा स्ट्रक्चर है आरटीआई को प्रभावी बनाने का कि पीआईओ, एपीआईओ, अदर ऑफिसर्स मिल करके क्या करते हैं, सूचना देते हैं। पीआईओ कौन है, तो ये आपको सूचना
अब तो इतनी कहानी कौन पढ़ेगा। निकिता, अब आवाज़ आ गई होगी ना, मैंने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ आपका मैसेज पढ़ा था इतने देर में। आइए, तो एक व्यक्ति होगा, चलो उधर जाऊंगा ही नहीं, मैं इधर ही से पढ़ा रहा हूँ, उधर जाऊंगा ही नहीं। एक व्यक्ति होता है पीआईओ, पीआईओ आपको सूचना देगा, पीआईओ के नीचे एपीआईओ होता है, एपीआईओ के नीचे कौन है, अदर ऑफिसर्स हैं, और ये लोग आपको सूचना देंगे, और इस तरह से इसकी सूचना देने का काम है। इसके अंदर जाओगे तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.1 तो ये स्ट्रक्चर बताता है, 5.2 बताता है कि इनके क्या क्या दायित्व होंगे, सूचना देने का प्रारूप क्या होगा, ये सब इसके तहत आता है। उतने डेप्थ में हमको जाने की जरूरत नहीं है, हमको बस इतना धारा 5 याद रखना। देन कम्स धारा 6, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन। एप्लीकेशन टू फाइंड द इंफॉर्मेशन। लिखिए, पहले हिंदी में लिख लीजिए। कौन मांग सकता है सूचना, पता नहीं यहाँ होगा कि नहीं। कौन, कोई भी भारत का नागरिक मांग सकता है। लिखो, कोई भी व्यक्ति लिखित रूप से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी व्यक्ति लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र की राजभाषा, अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र की राजभाषा में निर्धारित फीस के साथ बिना कोई सूचना, बिना कोई वजह बताए निर्धारित फीस के साथ, बिना कोई वजह बताए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी को विनिर्दिष्ट करते हुए जानकारी मांग सकता है। जानकारी मांग सकता है। अंग्रेजी रूपांतरण हो गया ना, लिख लिए ना, किसी को छूटा तो नहीं। मैं जानबूझकर इसको स्ट्रक्चर में बांट दिया हूं कि आपको याद करने में आसानी होगी कि कोई भी व्यक्ति मांग सकता है, किसी भी भाषा में मांग सकता है, फीस देना जरूरी है, कोई वजह बताने की जरूरत नहीं है। आप CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर से विनिर्दिष्ट करते हुए, उसको सूचित करते हुए मांग सकते हैं। जैसे लिखते हैं ना, जैसे स्कूल में अपन एप्लीकेशन लिखते थे तो कैसा लिखते थे, टू द प्रिंसिपल, याद है, टू द प्रिंसिपल आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसा ही लिखते थे ना। तो वैसे यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा, किसको लिखेंगे, टू द CIC या टू द SIC आई वेग टू से लिख करके आराम से सूचना मांग लेंगे। उसका एक प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है एक्चुअली, उस फॉर्मेट में आपको मांगना है। तो इस सूचना मांगना, अंग्रेजी रूपांतरण लिखे क्या, लिख लिए, एनी पर्सन कैन आस्क इंफॉर्मेशन in written or by electronic mean, in written or by electronic mean in Hindi, English or any official language
in Hindi, English or any official language without declaring the reason with paying the fees from CIC or SIC, CIC और SIC। दरअसल मैंने ये जो लिखा है यहाँ पर ये ऐसे ही है, याद रखिएगा कि ये धारा 6 का पार्ट 1 डील करता है इससे, पार्ट 2 6 का 2 डील करता है इससे, ऐसे करके ये पूरा लिखा गया, तो इसलिए मैंने इसको बांट दिया है। तो देखो ऐसे चीज़ को याद करना, एक पैराग्राफ याद करोगे बहुत मुश्किल होगा, नहीं याद कर पाओगे, वो याद करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या लिखना है, और जो कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, सीधा सीधा ऐसे ही कि कौन मांग सकता है, सर कोई भी व्यक्ति मांग सकता है। किस भाषा में मांग सकता है, हिंदी, इंग्लिश या राजभाषा में, ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब अनुसूची कौन सा, अनुसूची 8 वाले, कितनी भाषाएं, 22 भाषा। तो हिंदी, इंग्लिश और बाकी के 22 भाषाओं में किसी में से मांग सकते हैं। तो क्या अपन छत्तीसगढ़ी भाषा मांग सकते हैं क्या, ये तो दुख वाली बात है, तो राजभाषा में तो है ही नहीं। क्या ऑफिशियल भाषा है छत्तीसगढ़ी, नहीं मांग सकते ना। मांग सकते हैं क्या हम लोग, देखो लड़ाई लगवा रहा हूं मैं, आप इस क्षेत्र में रह के मांग सकते हैं, लेकिन वो तो कह रहे कि राजभाषा में मांगना है, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा मतलब ये राजभाषा नहीं, राजभाषा की बात नहीं कर रहा हूं, क्षेत्र की राजभाषा, इस क्षेत्र की राजभाषा है ये। देखो भले 22 में लिखा हो, चाहे भले 22 भाषाओं में है या नहीं है, पर आप अपनी भाषा में मांग सकते हैं, क्योंकि सूचना का अधिकार इसलिए नहीं रखा गया है कि हाँ मांग सकते हैं, छत्तीसगढ़िया में मांग सकते हैं, हल्बी गोंडे किसी में मांग सकते हैं। तो आप किसी भी सूचना का अधिकार इसलिए नहीं रखा गया है कि सूचना देना है और सूचना लेना है, बल्कि सूचना का अधिकार का ग्रेटर ऑब्जेक्टिव क्या है, नागरिकों को सशक्त बनाना और नागरिकों को भागीदार बनाना। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग होंगे जो न तो हिंदी बोल पाते ना अंग्रेजी बोल पाते होंगे, है कि नहीं, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन है यहाँ मेजॉरिटी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ना हिंदी बोल पाते होंगे ना इंग्लिश बोल पाते, उनको सिर्फ छत्तीसगढ़िया भाषा आती ही होगी, ठीक। तो वो उसी में बात करेंगे, तो आप उसी भाषा में, जिस भाषा में जनता समझ रही है, आपको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप छत्तीसगढ़िया भाषा में मांग सकते हैं, भले वह भारत के हिंदी, इंग्लिश या राजभाषा यानी शेड्यूल 8 के भाषाओं में शामिल नहीं है, लेकिन आप मांग सकते हैं। तो याद रखना कि मांग सकते हैं किसी भाषा में। फीस देना जरूरी है, कुछ ना कुछ फीस देना जरूरी रहता है। कितना फीस देना है मुझे नहीं पता, पर फीस देना पड़ता है। कितना, 10 रुपया। अलग अलग सूचना के लिए अलग अलग फीस है 10 रुपया नहीं है, अलग अलग सूचना के लिए अलग अलग फीस है, एक प्रारूप है उससे मांगना है। इस तरह से आप मांग सकते हैं। क्या निजी सूचना मांग सकते हैं हम लोग, नहीं मांग सकते, निजी सूचना नहीं मांग सकते, ठीक। अब हमने देखो क्या क्या पढ़ दिया, हमने पढ़ा कि सर धारा 3 में ना सूचना का अधिकार है, हमको सूचना का अधिकार दिया गया है। यह बताया किसने, धारा 3 में, कि सूचना के अधिकार का मतलब क्या है, तो धारा 3 ने बताया। धारा 4 में क्या पढ़े आप, कर्तव्य क्या था, कि हमने सूचना मांगा है जिससे उसके क्या कर्तव्य बनते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करेगा। फिर 5वां हमने क्या पढ़ा, PIO के बारे में। फिर 6ठा हमने क्या पढ़ा, नहीं समझ में, हाँ, कि किसी भाषा में किसी भी इसमें आवेदन का क्या तरीका है, कैसे मांग सकते हैं, कैसे आवेदन मांग सकते हैं। अब हमने आवेदन मांग लिया, हमने कहा कि मुझे ये बताओ प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लोगों को आवास मिला है, या मुख्यमंत्री साइकिल योजना में कितने लोगों को साइकिल मिला है, या लाडला भांचा योजना में कितने लोगों को पैसा मिला। मान लो हमने कुछ ऐसा मांग लिया, सूचनाएं हमने मांग ली। अब सूचनाएं हमने मांग ली तो हमको पहले अधिकार बताया गया, फिर हमको ये मालूम है कि जो सूचना देगा उसके क्या कर्तव्य है, फिर हमको ये पता चला कि किससे मांगना है, फिर हमको पता चला कैसे मांगना है। अब हमने सूचनाएं मांग ली हैं, तो अब आवेदन हमने दे दिया है, तो आवेदन का क्या किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। तो लिख लो धारा 7 आवेदन का निपटारा, धारा 7 आवेदन का निपटारा। कहीं तो था, कुछ तो बढ़िया लिखा हुआ था,
डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। धारा 7 डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। धारा 7 डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। धारा 7 में आपने क्या क्या सूचनाएं मांगी है, अब उसका निपटारा करना है। ठीक, तो अगर आपने सही तरीके से फीस चुकाई हुई है, आपने सही तरीके से फीस चुकाई है और आपका एप्लीकेशन जिस पर आपने सूचनाएं मांगी हैं वो सूचनाएं वैध हैं, मांगी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मांगी जा सकती। निजी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा है, डिफेंस का नहीं मांगा है, रणनीतिक या कूटनीतिक सूचनाएं नहीं मांगी हैं आपने एक ऐसा सूचना मांगा है जिसके आधार पर एप्लीकेशन खारिज नहीं हो सकता है। तो आपने फीस भरी है, आपने सारे नियम कानून पालन किए हुए हैं, तो अब आपके आवेदन का निपटारा किए जाने का वक्त है। और आपके आवेदन का निपटारा करने के लिए सरकार के पास टाइम कितना है, तो सरकार को विद इन 30 डेज इसका निपटारा कर देना है। सरकार को 30 डेज में आपको जवाब देने की जरूरी है। सरकार अगर 30 डेज में जवाब नहीं देती है तो सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार आपको 30 डेज में कार्रवाई करेगी। लिख लीजिए इसमें कि आवेदन का निपटारा आवेदन प्राप्ति से 30 दिन के भीतर, अब मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि जब मैं बोल रहा था तुम ऐसे बैठे थे, तो मैं तो नहीं रिपीट करूंगा। आवेदन का निपटारा आवेदन प्राप्ति के 30 डेज के भीतर सूचना उपलब्ध करवा के की जाएगी। सूचना उपलब्ध करवा के की जाएगी 30 डेज, 30 दिन के भीतर, 30 डेज के भीतर आप सूचना उपलब्ध करवा करके की जाएगी। या धारा 8 और 9 के तहत, धारा 8 और 9 के तहत किसी एक आधार पर, किसी एक आधार पर सूचना देने से अस्वीकार किया जा सकता है। किसी एक आधार पर सूचना देने से अस्वीकार किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है। लिख लीजिए धारा 7 में, the information will be provided within 30 days of receiving the RTI request. Receiving the RTI request. Or the application can be rejected, or the application can be rejected on any of the basis, under section 8 and 9, सेक्शन 8 एंड 9। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 7 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेते हैं। देखो क्या है कहानी, क्या है इसमें। ये जो 30 डेज वाला है, ऐसा बेसिकली ऐसा कहते हैं, पर इफेक्टिवली ये 35 डेज है। प्रभावी रूप से ये 35 डेज है। ठीक, प्रभावी रूप से 35 डेज है। प्रभावी रूप से 35 डेज इसलिए है कि मान लो आपने आरटीआई दिया है, तो आरटीआई सूचना, आरटीआई का रिक्वेस्ट जो है, आवेदन जो है, आरटीआई आवेदन का प्राप्त होता है, आवेदन प्राप्त हुआ, तो प्राप्त होने के 5 दिन तक के पीआईओ के पास टाइम है। 5 डेज में पीआईओ इसको ट्रांसफर करना चाहता है। पीआईओ के पास मामला ट्रांसफर करने का टाइम होता है, उधर नहीं जाऊंगा, मामला ट्रांसफर करने का अधिकार होता है।
ट्रांसफ़र करने का मतलब जिस विभाग की सूचनाएं मांगी गई हैं उस विभाग को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, या हो सकता है पीआईओ का आपने मांगा है उससे कि बिलासपुर का डेटा मंगाइए और आप सूचना मांग रहे हैं कहीं अपने ज़िला में, आप बैठे किसी शक्ति ज़िला में हैं, आप वहाँ से बिलासपुर की सूचना मंगवाना चाहते थे और आपने भेज दिया है शक्ति ज़िला वालों को, तो फिर वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। कुछ भी है तो आप जो भी डेटा मंगवाना चाहते हैं उसको पीआईओ के पास अधिकार होगा कि संबंधित अधिकारी को वो ट्रांसफ़र करे आपका रिक्वेस्ट को। तो आपके रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए पीआईओ के पास कितना टाइम है? 5 दिन। और उसके बाद के 30 डेज में आपको क्या करना है? जवाब देना है। तो इफेक्टिवली ये कितना है? 35 दिन है। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है तो 30 दिन में सूचना देनी है, लेकिन अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो 35 डेज हो जाएगा। ठीक बात समझ में आ रही ना कि पीआईओ अगर मामला किसी दूसरे विभाग को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, स्वयं सूचना देने को है कि उसके पास सूचना उपलब्ध है, तो वह 30 डेज में जवाब दे देना है उसको। लेकिन अगर सूचना उपलब्ध नहीं है तो वह सूचना को दूसरे जगह ट्रांसफर करेगा, तो उसके लिए कितना चाहिए? 35 डेज। तो इफेक्टिवली ये 35 डेज में रिक्वेस्ट उसको देना है। एक बात ये। दूसरी बात कि अगर इसमें कोई मामला ऐसी सूचनाएं मांगी गई हैं जो किसी के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। मान लो कि मैंने यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को एक चिट्ठी भेजी कि मुझे कोई लाइफ सेविंग ड्रग का बताइए कहाँ पर है उपलब्ध, लाइफ सेविंग ड्रग बताइए कहाँ पर किस जगह पर उपलब्ध है। मैं पूरा विभाग खोज लिया हूँ, हर हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, सिम्स बिम्स सब खोज लिया, मेरे को ये ड्रग नहीं मिल रहा है, मतलब कोई दवाई नहीं मिल रही। ड्रग का मतलब वो वाला नहीं, मुझे ड्रग्स दो वाला ड्रग नहीं, मुझे दवाई, जो दवाई है वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मुझे वो दवाई नहीं मिल रही है, लाइफ सेविंग मेडिसिन अगर मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ के स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांग रहा हूँ कि मेरे पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है और मुझे लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए, ये कहाँ उपलब्ध है, फटाक से बताइए। तो इस केस में अगर जीवन के अधिकार से संबंधित कोई भी मामला मांगा गया है, लाइफ सेविंग ड्रग के मामले में, या मेरा कोई ऐसा जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला जो कोर्ट में लंबित है तो उसमें क्या कार्रवाई हो रही है इत्यादि इत्यादि मुझे मांगना है, वट एवर इट इज़, अगर कुछ भी ऐसा है जो जीवन के अधिकार से जुड़ा है तो उसके लिए टाइम पीरियड है 48 आवर्स। सूचना अधिकारी को 48 घंटे के अंदर जवाब देना है अगर कुछ भी मेरे जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो अगर जीवन के अधिकार से नहीं जुड़ा है तो उसके पास तो 30 और 35 डेज का क्लॉज है कि 30 दिन में सूचना देना है, 5 दिन में ट्रांसफर करना है, तो इफेक्टिवली वो 35 डेज। लेकिन अगर कोई ऐसी सूचना मांगी गई है जो व्यक्ति के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए कितना टाइम है? मात्र 48 घंटे। 48 घंटे में आपको जवाब देना ही देना है। जैसे मान लो कि मुझे ये पूछना है कि किसी व्यक्ति को पुलिस उठा ले गई थी, वह किस जेल में बंद है। आप जानते हैं ना इसको क्या कहते हैं? इसको कौन सा रिट कहते हैं? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस यही था ना, टू ब्रिंग द बॉडी। क्या था हेबियस कॉर्पस हिंदी में? क्या कहते हैं? बलि का बकरा। अच्छा, बंदी को प्रत्यक्ष करो ना, बंदी प्रत्यक्ष करो, जिसको बंदी बनाए हो, जिसको जेल में रख, वो वाला बंदी नहीं। बंदी मतलब जो जेल में है। तो जिसको जेल में रखे हो उसको, अगर जिसको जेल में आपने रखा हुआ है वह कहाँ है, किस जेल में बंद किए हो, इसकी सूचना चाहिए तो कितने देर में देना है उसको? 48 आवर्स में। हाँ, यार तुम कौन से बंदी की बात कर रहे हो? कौन से बंदी की बात कर रहे हो? यार तुम्हारी हिंदी इतनी हिली है, फिर उसके लिए हो सकता है क्यों बोल रहे हो? या तो तुम्हारा कनेक्शन गड़बड़ है तुम अपने मूल जो उधर कितनी बड़ी बात हो गई तुमको मालूम नहीं। उसका बंदी सकता है वाला है। चलो मुद्दे पर आते हैं। अगर किसी व्यक्ति के, किसी को आपने किसी तरह प्रिवेंटिव डिटेन किया हुआ, चलो सही शब्द बोल देता हूँ, डिटेन किया हुआ है, आपने हिरासत में लिया हुआ है, तो वो कहाँ है इसकी सूचना प्राप्त करनी है, तो उसके जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में 48 आवर्स के अंदर आपको भी बताना है कि किस जेल के अंदर वो कैद किया गया या बंद किया गया। तो कोई भी चीज़ जो जीवन के अधिकार से जुड़ा उसमें टाइम कितना है? 48 आवर्स है।
आमतौर पे टाइम कितना है, 30 दिन है। प्रभावी रूप से कितना टाइम लग सकता है, 35 दिन लग सकता है। इतने दिन में सूचना देना अनिवार्य है। अगर इतने दिन में सूचना नहीं दे रहा है कोई, तो मान लो कि वहाँ क्या है, गड़बड़ है, और गड़बड़ होने पर कल मैंने बताया था कि क्या करना है, कमाने का उपाय है कि नहीं। तो ये सब पूरा तरीका कल मैंने बताया था कैसे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें ठीक। तो कितने दिन में देना है, 30 दिन में देना है। ठीक, इसमें एक और लाइन लिखी गई है कि धारा 8 और 9 के तहत अगर कोई ऐसा काम बनता है जिसमें सूचना नहीं देनी। धारा 8 में लिखा है कि ऐसी चीजें जिस पर सूचना नहीं दी जा सकती हैं, जैसे कोई भी सूचना आप मांग रहे हैं और वो भारत की एकता अखंडता के लिए खतरनाक है कि नहीं। आप कह रहे हैं कि बताइए प्रधानमंत्री जिस काफिले में जा रहे हैं किस गाड़ी में बैठे हैं, हमको बताइए। हालांकि वो प्रधानमंत्री खुद ही रील बना के बता देते हैं, पर आपको वो पूछने का अधिकार नहीं है, आपको ये पूछने का अधिकार नहीं। सो कोई भी चीज़ जो देश की एकता अखंडता के खिलाफ है वो नहीं पूछ सकते हैं आप। किसी व्यक्ति के निजी जीवन का सूचना नहीं पूछ सकते हैं आप। तो ये सब के खिलाफ है तो अस्वीकार कर दिया जाएगा। अदरवाइज अस्वीकार अगर नहीं हुआ है तो 30 दिन के अंदर सूचना देना है। बात समझ में आ गई। बस इसी में एक लाइन और लिख लीजिए, नीचे नेक्स्ट लाइन लिखिए कि अगर आवेदन में मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के आवेदन में मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के आवेदन में मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार या स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी है, जीवन के अधिकार या स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी है, जीवन के अधिकार या स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी है, तो ऐसी सूचनाएं आवेदन प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी। घंटे के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी। इफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड इज connected to or related to right to life or right to freedom of a person, connected to right to life or right to freedom of a person, such information will be provided within 48 hours from receiving the request। चलो ये हुआ कि भाई 48 घंटे में आपको 48 घंटे में सूचना देनी है, मतलब या तो 30 दिन में देना है जो प्रभावी तौर पे 35 दिन है, या फिर आपको 48 आवर्स में सूचनाएं दे देनी है। लेकिन अगर आप सूचना नहीं दे रहे हैं किसी को सूचना नहीं दे रहे हैं तो भी एक सूचना देनी है। मान लीजिए कि आपने धारा 8 और धारा 9 के तहत खारिज कर दिया कि हमको सूचना नहीं दे रहे हैं, तब भी आपको एक सूचना देनी है और उस सूचना में बताना है कि महोदय आपने जो सूचनाएं मांगी हैं वह धारा 8 और धारा 9 के अनुबंधों पर खारिज किया जाता है, और इस बात की भी सूचना आपको देनी है। मतलब कि अगर आप किसी की सूचना देने से इनकार कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, तब भी उसको सूचना देके बताना होगा कि अस्वीकार क्यों किया गया है, इनकार करने की वजह क्या है और किन किन आधार पर, किन किन तर्कों पर इस सूचना को क्या किया गया, आपको उपलब्ध नहीं करवाया गया। ठीक, तो बस एक और नेक्स्ट लाइन लिखना है कि सूचना देने से इनकार किए जाने की स्थिति में पहला, जानकारी न देने का कारण बताना आवश्यक है।
जानकारी न दिए जाने का कारण बताना आवश्यक है। दूसरा, वह समय बताना आवश्यक है जिसके अंतर्गत अपील की जा सकती है। वह समय बताना आवश्यक है जिसके तहत अपील की जा सकती है। एंड तीसरा, वह समय बताना आवश्यक है जिसमें अपील की जा सकती है। और तीसरा, अपील अधिकारी के संबंध में सभी आवश्यक जानकारियां अपील अधिकारी के संबंध में सभी आवश्यक जानकारियां देना अनिवार्य है। सभी आवश्यक जानकारियां देना अनिवार्य है। अंग्रेजी रूपांतरण, इफ द रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड द PIO मस्ट कम्युनिकेट। If the request is rejected, the PIO must communicate the following. पहला, reason for rejection. दूसरा, the time period within which an appeal can be preferred. Within which an appeal can be preferred. एंड तीसरा, related particulars of the appellate authority. ठीक। धारा 9, सूचनाएं जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त हो। सूचनाएं जिसे प्रकटीकरण से छूट प्राप्त हो। धारा 8 न जी, धारा 9 नहीं, धारा 8 न, 7 के बाद 8 न, धारा 8, करेक्शन, धारा 8, इंफॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। धारा 8 कर लीजिएगा, 9 नहीं है, धारा 8 है, इंफॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। देखो ध्यान से, तीन तरह की चीजें हैं जिसको क्या किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। तीन तरह की चीजें जिस पर आप नहीं मांग सकते हैं। एक ऐसी सूचनाएं जो भारत के एकता, अखंडता इत्यादि के क्या हो, खिलाफ हो, आप उसको नहीं मांग सकते। यानी कि जो एकता, अखंडता, सुरक्षा इत्यादि से संबंधित हो, ऐसी सूचनाएं नहीं मांग सकते। दूसरा, न्यायालय वाली बात में जैसे कोई ऐसी सूचना आपने मांग ली है कि सूचना अधिकारी अगर आपको वो न्यायालय की सूचना दे दे तो वह कोर्ट का अवमानना मान लिया जाएगा। न्यायालय का अवमानना तो जानते हैं आप लोग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जानते हैं? बताइए, कोर्ट की अवमानना क्या है साधना? न्यायालय की अवमानना क्या होता है? कहीं तो पढ़े होंगे, सुने होंगे, इस अतीत में कुछ तो सुने ही होंगे ना, कुछ तो होता ही होगा।
कौन सा आर्टिकल है संबंधित? कौन बोला? आप बोले 200 को? हाँ हाँ, आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215, नॉट 214। आर्टिकल 129 जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, और आर्टिकल 215 जुड़ा हुआ है हाई कोर्ट की अवमानना। अवमानना का मतलब है कि आप कोर्ट के आदेश का या तो उल्लंघन कर रहे हैं, या कोर्ट पर कोई ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं जिसे कोर्ट की विश्वसनीयता पर क्या हो, खतरा हो। इसको कहते हैं अदालत की अवमानना। आप कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जो अदालत के खिलाफ है, उसको क्या कहेंगे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहेंगे। तो कंटेम्प्ट, कोई भी सूचना जो न्यायालय से संबंधित मांग रहे हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर है तो भी नहीं मांग सकते हैं। कोई सूचना ऐसा मांग रहे हैं, ऐसी सूचनाएं आप मांग रहे हैं जिसको देने से न्यायालय ने मना कर दिया है कि ये सूचना किसी को उपलब्ध न करवाया जाए, निजता का हनन हो जाए या कुछ भी ऐसा, तो आप ये नहीं मांग सकते। और तीसरी तरह की सूचना, ऐसी सूचना नहीं मांग सकते हैं जिससे किसी राज्य के या संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाए। सांसदों को एक विशेषाधिकार दिया जाता है, भाई कौन सा आर्टिकल पता नहीं सर, हो गया, अब फिर पढ़ेंगे पॉलिटी एक बार। सांसदों को विशेषाधिकार दिया गया है, उस विशेषाधिकार का उल्लंघन न हो। 105 और 194 विधानसभा के लिए लागू होता है। ये उन विशेषाधिकारों का अगर उल्लंघन होने लगे तो ऐसी सूचनाएं देने से आपको क्या किया जाएगा? मना किया जाता है। ऐसी सूचनाएं आप नहीं मांग सकते। ये बात समझ में आई किस तरह की सूचनाएं नहीं मांग सकते? तो पहला, जिससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर खतरा हो। जैसे आप पूछ ले एटम बम कहाँ रखा है, तो नहीं बताया जा सकता ना, आपके घर एटम बम भेज दिया जाएगा। न्यायालय से संबंधित आप मांगना चाहते हैं कोई ऐसी सूचना जिससे न्यायालय की अवमानना हो जाए, आप कोई ऐसी सूचना मांगना चाहते हैं जिससे न्यायालय ने मना किया हुआ है, तो भी नहीं हो सकता। और कोई ऐसी सूचना मांगना चाहते हैं जो राज्य की विधानसभा या संसद के विशेषाधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो जाता है। इस तरह की सूचनाएं आप मांगेंगे तो क्या हो जाएगा? उस पर रोक लगी हुई है। बात समझ में आई? बस यहीं से सवाल है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत किन सूचनाओं के प्रकटीकरण पर रोक है? टिप्पणी करें। टिप्पणी करें का मतलब रीजन भी बताना है। Which of the informations are exempted? Which of the informations are exempted under RTI Act 2005? Comment. सभा विसर्जित होती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।